स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में, वह यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने वेक्टर एडिशन हमने देखा था और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज की क्लास में हम वो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर एडिशन पे बेस्ड। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ वेक्टर एडिशन के। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज कि व्हेन ए वेक्टर इज एडेड टू बी वेक्टर। ठीक है, जब हम ए वेक्टर बी वेक्टर में ऐड कर रहे हैं देन रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड इन प्लस वाई डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन ए वेक्टर विल बी। यानी आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक ए वेक्टर है जिसे हम बी वेक्टर में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो वाई डायरेक्शन में मिलेगा और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो हमें ए वेक्टर फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर कितना होगा। तो हम सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 5। अब आपको क्या बोला कि जब हम ए वेक्टर ऐड कर रहे हैं किसमें, बी वेक्टर में, तो हमें क्या मिल रहा है, एक जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट इज सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर दैट इज 5। उसकी डायरेक्शन क्या है, इन प्लस वाई डायरेक्शन, यानी बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जे के। प्लस वाई डायरेक्शन मतलब प्लस जे के। ठीक है, तो ए प्लस बी वेक्टर हमारे पास कितना हो गया, 5 जे के। तो यहाँ से ए वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर तो ये रहा, हमें निकालना है, और बी वेक्टर की वैल्यू मैं यहाँ पे एज इट इज़ रख देता हूँ दैट इज़ 3i कैप प्लस 4j कैप इक्वल्स टू 5j कैप। बस मैं यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू निकाल लूँगा कि -3i कैप, इधर में इस पूरी टर्म को मैं इधर लेके चला जाऊँगा और आपका तो 3i कैप इधर से माइनस हो जाएगा और 5j कैप माइनस 4j कैप यानी प्लस j कैप। तो दैट विल बी अवर आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, -3i कैप प्लस j कैप, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है आपको कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। यानी जो ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, व्हाइल इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड बी। जबकि उसका मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेक्टर का वो बी का हाफ है। तो आपको ए और बी के बीच में एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हम बिल्कुल वैसा वैसा ही करेंगे। अपना एक्स्ट्रा दिमाग हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ किया वहीं पे आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। वेक्टर्स के क्वेश्चन में सबसे सिंपल फंडा है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा वैसा आप करते चलें, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। क्या बोला, ए और बी का वेक्टर, ए और बी का रिजल्टेंट, यानी मैं कुछ लिख लेता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये रिजल्टेंट होगा। अब आपको क्या बोला कि जो सी वेक्टर है बेसिकली परपेंडिकुलर टू क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो किसके बराबर है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये सारी चीज़ आपसे पूछ रखी है, आपको दे रखी है और आपसे थीटा यहाँ पे पूछ रखा है। ये सारे क्वेश्चन में आपसे बात हो गई। ठीक है, अब हम इसके आगे कैसे बढ़ें। तो ए और बी का वेक्टर आपके पास सी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो बेटा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू अपने पास, या हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको परपेंडिकुलर बोला है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो आपके पास परपेंडिकुलर होगा इन दोनों को परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये अल्फ़ा कितना होगा, tan अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इन्फिनिटी के बराबर। तो यानी यहाँ से मेरे पास बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -a। ठीक है, ये बात क्लियर। दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, b के मैग्नीट्यूड के बराबर, b के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर, यानी b/2, और क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा b²/4, यानी b/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से ये मेरे पास, अब देखो b cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ, अगर ये मेरे पास b cos थीटा है, ठीक है, तो b cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ, -a, तो बेटा बस मैं यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू -a इक्वल टू b²/4। ठीक है, बस अब तो हमारा सवाल लगभग सॉल्व हो चुका है। तो अपने पास यहाँ से क्या बच जाएगा, 2a² माइनस का हो जाएगा, तो a² माइनस 2a² कितना हो जाएगा, -a², तो b² माइनस a² इक्वल टू b²/4। तो यहाँ से a² की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 3b²/4। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2b, यानी a/b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3/2। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं बेटा, इक्वेशन 1 को आप देखो और इक्वेशन 2 को आप देखो, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प हम लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, -a/b, a/b की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो -√3/2। cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -√3/2, यानी √3/2 कॉस में कब आएगा, 30 डिग्री पे, जो वैल्यू cos 30 की होगी वही वैल्यू sin 60 की होगी। ठीक है, तो cos 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री मतलब क्योंकि माइनस का है इसलिए 150 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी विल बी करेक्ट चॉइस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको क्लू क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का वो ए के परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और इक्वल्स टू यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी लिख दी, बिकॉज अल्फा आपको 90 डिग्री दे रखा है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, तो अल्फा आपको 90 डिग्री दे रखा है, 1090 इक्वल्स टू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ये इन्फिनिटी कब होगा, जब डेफिनेटली जब न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर आपके पास होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कोई भी चीज़ आपके पास इन्फिनिटी कब होती है, 1/0 इक्वल्स टू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तभी क्या होगा आपके पास, ये वाली टर्म इन्फिनिटी के बराबर होगी। तो हमने बस क्या कर दिया, a प्लस बी कॉस थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, बी कॉस थीटा की वैल्यू -a आपको मिल गई। बस फिर इक्वेशन में इसने क्या बोला कि जो सी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपके पास है वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर है। बस वही हमने यहाँ पे इक्वेशन में कर दिया, इनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया और उसे b/2 का बराबर हमने रख दिया। तो बस वहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इज, 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी, इन तीनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप बेटा यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये मेरे पास कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, यानी जो ओ ए वेक्टर है और ये क्योंकि सर्किल है तो ये भी रेडियस आपके पास आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, तीनों एक बिकॉज रेडियस है यहाँ पे, तो मैं ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, आर, क्योंकि प्लस वाई डायरेक्शन में है इसलिए आर जे के। मैं ओ जो सी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी वेक्टर को आर आई कैप। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं, अब मुझे ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ। तो ओ ए वेक्टर कितना होगा मेरे पास, आर जे वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर प्लस, अभी मैं इसको ओ बी वेक्टर ही लिखता हूँ,
तो अब देखो आई और जे जो वेक्टर है इन दोनों की वैल्यू सेम है आर, और दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मेरे पास वो कितना होगा, अगर मैं इसको आर डैश लिख देता हूँ वो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी आर रूट टू। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास आर रूट टू। ठीक है, प्लस अब जो ये जो आपके पास रिजल्टेंट आया क्या ये इसी डायरेक्शन में आया, ओ बी के डायरेक्शन में। ठीक है, और ये दोनों सेम लाइन में है ना, इनके बीच में एंगल जीरो है, तो बेसिकली हम क्या डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या ओ बी कितना हो जाएगा आपके पास आर, वो भी कितना हो जाएगा हमारे पास आर। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर इक्वल्स टू बेटा कितना मिला हमें आर रूट टू प्लस आर। यहाँ से अगर मैं आर को कॉमन ले लूँगा तो मुझे कितना मिलेगा रूट टू प्लस वन, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से बैठेगा सही, ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में ये आया होगा। हमने क्या किया, ये जो ओ ए और ओ सी है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मैंने आपको बताया था जो हमने वहाँ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने देखे थे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रूट टू एफ या रूट टू पी या रूट टू क्यू। तो यहाँ पे वो वैल्यू आर है तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रूट टू आर। ठीक है, अब जो रिजल्ट और क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से निकलेगा, इनके एंगल बाइसेक्टर से निकलेगा। यानी अगर 90 डिग्री है तो 45 डिग्री से आपके पास रिजल्टेंट पास होगा, तो वो ओ बी की डायरेक्शन पास होगा। अब ओ ए बी और जो रिजल्टेंट है इन दोनों का ओ ए और ओ सी का, दोनों सेम लाइन में है, इन दोनों के बीच कितना एंगल जीरो। जब भी एंगल जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने इन दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया तो आर रूट टू प्लस आर। तो बस हमारे पास आंसर कितना आ गया आर रूट टू प्लस वन इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपको कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज आर वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं पी और क्यू जिनका रिजल्टेंट कितना है आर। अब हमने क्यू को डबल कर दिया, जैसे ही हमने क्यू को डबल किया वैसे ही जो आर वेक्टर है अब वो पी के परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है कि आर इनमें से किसके बराबर होगा। तो हमें क्या बोला सबसे पहले, जो चीज़ हमें सबसे पहले बोली है दैट इज़ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, यह हमें बोला है। तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड निकाल के क्या हो तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जैसे क्यू को हम डबल करते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो पी के परपेंडिकुलर हो जाता है। जब भी रिजल्टेंट आपके पास किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी बेटा जो अल्फा एंगल हमने निकाला था रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच में, वेक्टर पी के बीच में, वो कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, यानी आपके पास एंगल कितना हो गया 1090। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखूँ तो वो कितना आ जाएगा बेटा, अब आपका जो क्यू है वो कितना हो गया 2q, यानी उस फॉर्मूले में जब मैं q रखने वाला हूँ तब मैं कितना रख दूंगा 2q में रख दूंगा। तो यानी 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना होगा 1090 डिग्री इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कब होगा, जब p प्लस दिस इम्प्लाइज p प्लस 2q कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो कब, इसके जीरो होने से क्या होगा बेसिकली कि 2q कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी -p, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 2 आ गई। बस अब हम क्या करें, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा फ्रॉम 1 and 2। तो देखो जो इक्वेशन 1 है इसमें 2q कॉस थीटा की वैल्यू में क्या रख देता हूँ -p रख देता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब p को मैं यहाँ ले लेता हूँ और बचा क्या आपके पास 2q कॉस थीटा। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे रख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी इंटू -p। तो बेसिकली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, सिंपली आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया क्यू स्क्वायर, दिस सिंप्लाइज आर इक्वल्स टू कितना आ गया क्यू। यानी बेसिकली जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा क्यू के बराबर होगा।
ठीक है, यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसा क्वेश्चन ने बोला है हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। उसने बोला पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, हमने वही लिख दिया, पी और क्यू का रिजल्टेंट कितना है, आर है, और बस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने लगा दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दी। फिर उसने बोला हम क्यू को डबल कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है वो पी के परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी अल्फा की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल गई, तो बस हमने उसे यहाँ फॉर्मूले में लगा दिया, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, बस क्यू की जगह 2q रख रहे हैं तो 2q साइन थीटा अपॉन पी प्लस 2q कॉस थीटा। ये कितना है, अल्फा 90 डिग्री है तो 1090, और 1090 वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कब होगी, जब डिनोमिनेटर 0 होगा, तो वहाँ से हमें ये वैल्यू मिली, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया, और इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमें आर की वैल्यू क्यू के बराबर मिल गई। ठीक है, तो बेटा इस आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है आपको कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है इफ अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ए प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3i प्लस 2i कितना आ जाएगा, 5i। ठीक है, -4j प्लस 3j कितना आ जाएगा, -j। ठीक है, 5k -4k कितना आ जाएगा, +k। ये मेरे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैंने कोई नाम दे दिया दैट इज सी वेक्टर, तो हम इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं आगे। तो ये मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर, इसकी वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई। अब यूनिट वेक्टर है जो पैरेलल टू दिस वन है, यानी जो ए प्लस बी का रिजल्टेंट आया इसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो आपको ये दे रखा है। तो बेटा हमने जब यूनिट वेक्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स पैरेलल होंगे यानी वो सेम डायरेक्शन में होंगे, बिकॉज पैरेलल मतलब उनके बीच थीटा 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो आप कोई सा भी वेक्टर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो यूनिट वेक्टर की, दोनों की डायरेक्शन क्या देंगे, सेम देंगे, यानी दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यानी जो यूनिट वेक्टर आपके पास इस वेक्टर सी का होगा वही यूनिट वेक्टर उसके पैरेलल किसी भी दूसरे वेक्टर का होगा। तो यानी यहाँ से सी कैप कितना मेरे पास कितना आ जाएगा, सी का यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, तो इसके लिए 5i -j प्लस k अपॉन इसका अंडर रूट, तो यहाँ से सी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 +1 यानी √27, तो अपॉन √27। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को √27 कॉमन ले लूँ तो 1/√27 5i -j प्लस k। अब इसे आप कंपेयर करो बेटा, जो आपको इक्वेशन में यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो वहाँ देखो 1/√27 की जगह 1/√27 है, 5i की जगह 5i है, k की जगह k है, और -aj की जगह -j है, यानी यहाँ से अगर आप कंपेयर करो ए और यहाँ पे, तो ए की वैल्यू बेसिकली आपको कितनी मिल रही है, 1, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 1 इज़ द करेक्ट चॉइस, यानी ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट चॉइस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसी का जो यूनिट वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन में आपके पास दूसरा वेक्टर भी होगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पे कुछ क्वेश्चंस हो गए किसके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं हम बस उनको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, क्यों की पॉइंट्स क्या क्या हैं। वेक्टर की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो वेक्टर एडिशन होता है बेसिकली कम्यूटेटिव आपके पास होता है। कम्यूटेटिव मतलब आप उसको कैसे उल्टा सीधा एक समान, यानी अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप कर रहे हैं जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा आपके पास, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के ही बराबर होगा। ऑर्डर चेंज करने से यहाँ आपके पास एडिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। द सेकंड वन इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव।
वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट करना, यानी अगर मैं 3 वेक्टर मेरे पास है, उनमें से मैं किसी भी 2 की ग्रुपिंग कर दूं और उन तीसरे के साथ जोड़ूं, तो मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट जो रिजल्टेंट आएगा उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ए बी सी मेरे पास 3 वेक्टर है, तो पहले मैं बी और सी की ग्रुपिंग करके, यानी बी और सी को एसोसिएट करके इन दोनों के रिजल्टेंट को ए के साथ जोड़ देता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो किसके बराबर होगा, जब मैं ए और बी की एसोसिएट कर दूँ और उनको सी के साथ जोड़ दूँ। तो यहाँ एसोसिएशन का कोई भी फर्क नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो अपने पास है वो क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ज़ीरो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, जो क्या बोल रहा है कि 2 अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। हमने जब जीरो वेक्टर हम निकाल रहे थे तो कब होगा, वो हमने कब निकाला था कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, यानी जो 2 वेक्टर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, तभी आपको ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको ज़ीरो तभी मिलेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, अदरवाइज आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, सॉरी मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है, तो आपके पास कभी भी जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो आपको नहीं मिलेगा। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या होता है बेटा कि इफ़ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी अगर वेक्टर्स आपके कुछ वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं और वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो आपको वहाँ पे ज़ीरो रिजल्टेंट पाने के लिए या ज़ीरो रिजल्टेंट लाने के लिए मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स की ज़रूरत होगी, मिनिमम 3। ठीक है, 2 में तो हमने देख लिया, अगर 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। लाइक मैं यहाँ पे एक वेक्टर ये ले लेता हूँ और दूसरा वेक्टर मैं किसी भी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, दैट इज़ बी वेक्टर, और मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इज़ नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो आपके पास नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर मुझे जीरो चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 3 कोप्लेनर वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3 कैसे, कि जैसे 2 वेक्टर्स ये रहे, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा किधर होगा, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब जो तीसरा वेक्टर मैं लेता हूँ, तो तीसरा वेक्टर अगर मैं कुछ इस डायरेक्शन में ले लूँ, ठीक है, और जो तीसरा वेक्टर है इसके जो रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का आया था, ये ए और बी, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया था हमारे पास, आर वेक्टर, और ये मेरे पास क्या है, सी वेक्टर। तो अगर ये सी वेक्टर जो है ये आर वेक्टर के इक्वल होगा, तो देखो इनकी डायरेक्शन वैसे ही अपोजिट है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर मुझे रिजल्टेंट ज़ीरो चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 3 कोप्लेनर वेक्टर्स की ज़रूरत मुझे पड़ेगी उनका रिजल्टेंट ज़ीरो करने के लिए। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट दियर एंगल बाइसेक्टर, यानी अगर आप 2 वेक्टर्स का सम अगर आप कर रहे हो, एडिशन आप कर रहे हो, और अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा, उनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। ठीक है। यानी जैसे 2 वेक्टर्स मेरे पास हैं ए और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा बेटा, कुछ यहाँ से पास होगा, दैट इज़ आर वेक्टर, और वो एंगल आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है। हमेशा उनके एंगल जितने भी उन दोनों के बीच में एंगल होगा उसके बीच में से वो पास होगा। जैसे यहाँ पे ए और बी वेक्टर्स हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, यानी आपके पास जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है, तो जो रिजल्टेंट हमेशा पास होगा कहाँ से होगा, यहाँ से पास होगा। जो रिजल्टेंट पास होगा वो हमेशा कुछ यहाँ से पास होगा, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ए और बी के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, वो आपको क्या बोल रहा है कि यदि 2 जो यूनिट वेक्टर्स आपके पास हैं, इफ
डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अनदर यूनिट वेक्टर, यानी दो यूनिट वेक्टर्स आपके पास हैं और अगर आप उनका डिफरेंस निकालते हो यानी उनका सब्ट्रैक्शन आप निकालते हो, सब्ट्रैक्शन अगर आप उनका करते हो तो अगर जो रिजल्टेंट है वो भी आपको यूनिट वेक्टर मिलता है तो उन दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हम इसको निकाल भी लेते हैं 60 डिग्री कैसे होगा कि हम दो यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस कर देते हैं, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, यानी ए कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू आर कैप, जहाँ ए कैप आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, बी कैप आपके पास एक यूनिट वेक्टर है और जो सी कैप है यानी जो आर कैप आपके पास है इसको मार कैप लिख देते हैं। जो आर कैप आपके पास है बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 है तो आर स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर की जगह 1 हो गया, बी स्क्वायर की जगह 1 हो गया, -2 ए की जगह 1 बी की जगह 1 तो -2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ ली जाती है कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस एक तीसरा यूनिट वेक्टर होगा तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है वो क्या बोल रहा है कि इफ़ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अनदर यूनिट वेक्टर, कि पिछले पॉइंट में हमने डिफरेंस की बात की थी यूनिट वेक्टर्स की, यहाँ पे हम सम की बात कर रहे हैं, यानी दो यूनिट वेक्टर्स अगर मेरे पास हैं और मैं उनका सम कर रहा हूँ तो अगर तीसरा भी मुझे यूनिट वेक्टर मिलता है तो उस वक्त उनकी कंडीशन, तो उस वक्त उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा बेटा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा, वापस वही चीज़, ए कैप मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है, बी कैप मेरे पास दूसरा यूनिट वेक्टर है और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, आर कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी 1। ठीक है, मैं वापस दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बस यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ तो 1 इक्वल्स टू आर की जगह 1, ए की जगह 1, बी की जगह 1, ए की जगह 1, बी की जगह 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 + 1 2 कॉस थीटा। 1 से ये 1 कैंसिल, बेसिकली बचा क्या, -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह पूछ ली जाते हैं। तो आई होप ये वेक्टर एडिशन आपको समझ में आया होगा, आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दैट इज़ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के साथ में, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स साथ में होंगे उनके साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।